सो हेलो एवरीवन, दिस इज भास्कर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डांसर ऑन व्हील्स में। और गाइस होप करता हूं आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं करने जा रहा हूं अपनी बाइक होंडा CB200X का 10,000 किलोमीटर ऑनरशिप लॉन्ग टर्म रिव्यू। और गाइस इसमें मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इस बाइक की, क्या मुझे अच्छी लगती हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कौन सा और प्रोज पे बात करेंगे और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मुझे लगभग 1 साल होने वाला है इस बाइक को लिए हुए। जून में मुझे 1 साल हो जाएगा, बस 1 हफ्ता ही बाकी है। और रिसेंटली हमने अपने 10,000 किलोमीटर कवर अप किए हैं, तो बस उसका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए अगर आप सोच रहे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहा है, ये सब चीजें मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। और इस रिव्यू को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो मतलब लुक्स के मामले में तो आप लोगों को ही पता है कि ये बाइक बड़ी बड़ी बाइकों को टक्कर देती है, मतलब बड़ी बड़ी ब्रांड से सीधा टक्कर लेती है, जैसे कि BMW की GS310 और होंडा की ही CB500X से, जिससे कि ये बाइक खुद ही इंस्पायर्ड है। तो इस बाइक का जो ओवरऑल लुक है वो एक एडवेंचर टूरर बाइक का है। और जो भी इस बाइक के प्राउड ऑनर्स है ना, तो उनको पब्लिक रिएक्शन तो काफी ज्यादा अमेजिंग मिलते हैं गाइस, क्योंकि जब भी लोग इस बाइक को देखते हैं काफी सी है, अच्छी है, देखने में अट्रैक्टिव है, तो लोगों को भी देख के अच्छा लगता है। कोई भी इंसान जब बाइक लेता है तो लुक जो है मैटर करता है। और गाइस अब बात करेंगे इसकी माइलेज के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा सवाल मुझसे YouTube पे और सोशल मीडिया पे पूछा जाता है इस बाइक के बारे में, कितना देती है। तो यस, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसने मुझे कितने का माइलेज दिया है, ओवरऑल एवरेज इस बाइक की क्या रहती है। तो गाइस जब भी आप इसको सिटी में कम्यूट करते हैं, सिटी वगैरह में चलाते हैं, तो ये आपको 50 से 40 का एवरेज आराम से देगी। और उसके बाद जब इसको आप हाईवे पे क्रूज करते हैं, लॉन्ग राइड्स वगैरह पे ले जाते हैं और एक स्पीड पे लंबे टाइम तक चलते हैं, तो वहां पे आपको 42 से 43 का, मतलब 42 to 43 kmph का एवरेज आराम से देगी। तो ओवरऑल एवरेज के मामले में तो इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज काफी अच्छा देती है। थम्स अप फॉर दी माइलेज। तो गाइज अब बात करेंगे हम इस बाइक की हैंडलिंग के बारे में, क्योंकि जब आप बाइक चलाते हो, ऐसी बल्कि सी बाइक होती है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है यार हाथों में दर्द तो नहीं हो जाएगा, हैंडलिंग कैसी है वगैरह वगैरह। तो गाइज हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो अभी तक इस बाइक ने मुझे कोई दिक्कत नहीं दी है। हैंडलिंग काफी स्मूथ है इसकी, जब आप सिटी में भी कम्यूट करते हैं या फिर हाईवे पे भी चलते हैं, हैंडलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप देखेंगे बहुत ही स्मूथ हैंडलिंग है। बाकी गाइज अब मैं बात करता हूँ इसकी विंडशील्ड की। तो इसमें जो विंडशील्ड दी गई है ना, ये मैं कहूंगा कि यार एक ओवरऑल लुक के लिए तो काफी अच्छी है, बट मतलब काम के पर्पज से उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि ये विंडशील्ड कम से कम इतनी ऊंची और होनी चाहिए थी, क्योंकि ये अपना काम ढंग से नहीं करती है। मतलब आपके इतने फेस तक तो हवा नहीं आती, मतलब नाक तक, बट उसके ऊपर आपके हेलमेट पे हवा लगती है, जो कि जब आप 100-120 पे इस गाड़ी को क्रूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपके हेड को पीछे को खींचती है। तो यस, विंडशील्ड में मैं कहूंगा इसमें काफी अच्छा काम हो सकता था। तो गाइज अब बात करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट की, जो भी आप एक एडवेंचर बाइक्स या जो ऐसे ऑफरोडिंग बाइक्स होती है या सेमी ऑफरोडिंग बाइक होती है, जिसे डुअल पर्पस भी बोलते हैं, मतलब सिटी कम्यूटिंग भी और ऑफरोडिंग और एडवेंचर आपको करना है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो उसके लिए एक सबसे जरूरी एक्सपेक्ट होता है बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस। तो गाइज इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस कई लोग बोलते हैं कि अच्छी नहीं है, काफी नहीं है, या दूसरी बाइक से कंपेयर करते हैं, बट मेरा मानना यह है कि एक सेमी ऑफ रोडिंग बाइक है, तो उसके हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मुझे तो काफी अच्छी लगी है। मतलब मैंने इसको काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग में चलाया है। 4 बार मैं इस बाइक को उत्तराखंड लेके गया हूँ और 4 बार मैंने ऑफ रोडिंग करी है। नॉर्मली भी मैं छोटी मोटी जहाँ भी मेरे को चांस मिलता है मैं करता रहता हूँ, तो मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं आई है। और ना ही ये ब्रेकर्स में भी कोई प्रॉब्लम देता है। अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो इसकी वजह से आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम लग सकता है थोड़ा सा, जो कि ये इंजन गार्ड लगा रखा है नीचे से प्रोटेक्टिव, लेकिन ये लगा हुआ है सेफ्टी पर्पज से। तो इस पे अगर बाइक लगती भी हल्की फुल्की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखेंगे तो इनफ है कोई भी ऑफ रोडिंग करने के लिए। हाँ, थोड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स या बड़े पत्थरों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हल्की फुल्की गाड़ी लग सकती है, या फिर सिटी के जो बड़े ब्रेकर्स होते हैं गली मोहल्लों के, वहां पे बाइक थोड़ी बहुत लग सकती है। बट नॉर्मल अगर आप स्टैंडर्ड उसमें देखें तो कहीं पे भी आपकी ग्राउंड क्लियरेंस में बाइक में प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइज अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट के बारे में। तो बेसिकली इसमें एलईडी हेडलाइट्स आती हैं, लेकिन क्या ये इफेक्टिव हैं? क्योंकि जब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो या सिटी में भी कम्यूट कर रहे हो, तो क्या ये बाइक जो है आपको प्रॉपर लाइट देती है कि आप मतलब आगे का क्लियरली देख सके? तो गाइज मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैं एक बार आपको इसकी लाइट जला के दिखाता हूँ।
तो ये गाइज इसकी नॉर्मल लाइट है जो लोअर बीम पे है, और ये इसकी अपर बीम की लाइट है। तो आप अभी रोशनी हो रही है, वैसे काफी ज्यादा सूरज निकल चुका है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है इसकी लाइट में इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरी पहली वाली बाइक से तो ये काफी अच्छी है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि सिटी के लिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी में ये आपका काम काफी अच्छे से करेगी। लेकिन अगर आप एक मेरी तरह एडवेंचर सीकर हैं या एडवेंचर टूरर हैं या लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हैं, तो यस आपको इसमें एक्सटर्नल लाइट्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइट आपकी हाईवे पे इनफ नहीं रहेगी। तो यस लाइट्स में आपको मॉडिफिकेशन थोड़ी सी करानी पड़ेगी। तो गाइज अब बात करते हैं इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट की और बॉडी पोस्चर की, क्योंकि माइलेज के बाद सबसे ज्यादा जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब पे या कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, वो यही होते हैं कि भाई इसकी सीटिंग कितनी कंफर्टेबल है, सीट्स कितनी कंफर्टेबल है और बॉडी पोस्चर कैसा रहता है, लॉन्ग राइड में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बैठे बैठे बम में दर्द तो नहीं हो जाता, मतलब आपके बम का दम तो नहीं निकल जाता, जिसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ। तो गाइज इसके बारे में भी मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, एक बार बैठ के बताता हूँ। तो गाइस ओवरऑल इस बाइक का जो बॉडी पोस्चर है और सीटिंग कंफर्ट है वो काफी अच्छा है। सीट जो है इसकी फ्रंट सीट काफी अच्छी है मैं बोलूंगा, लेकिन जो इसकी बैक सीट है, रियर सीट, ये बहुत ही बेकार है। मतलब पिलियन को अगर आप लॉन्ग राइड पे ले जाते हैं तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत होगी, उसके बम का दम निकलना डेफिनेटली पक्का है। आगे की सीट काफी अच्छी है नो डाउट, तो पीछे की सीट में इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत आपको पड़ेगी। आप उसके लिए जुगाड़ कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा कुशनिंग आप इस सीट पे लगा सकते हैं, जो कि मैंने भी किया हुआ है। मैंने परमानेंट नहीं लगाई है, मैंने उसका एक अलग जुगाड़ किया हुआ है, वो मैं खैर बाद में बता दूंगा किसी वीडियो में। दूसरी बात करते हैं इसके बॉडी पोस्चर की। तो भाई जब आप इस बाइक पे बैठते हैं तो जैसा आपको एक एडवेंचर बाइक में पोस्चर चाहिए होता है कि आप लॉन्ग राइड्स कर सकें, तो उसके लिए बाइक का पोस्चर काफी परफेक्ट है। आप थोड़ा सा अपराइट होके बैठते हैं, आपकी बैक भी थोड़ी स्ट्रेट रहती है और बाइकों की तरह ऐसी झुकी हुई नहीं रहती, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट बढ़ जाता है जब आप लॉन्ग राइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से इस बाइक का जो बॉडी पोस्चर है वो काफी अच्छा लगा मुझे। मतलब कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आती। मैंने इस पे एक गो में 300 साढ़े 300 किलोमीटर किए हुए हैं। तो यस ओवरऑल बॉडी पोस्चर और सीटिंग कंफर्ट इस बाइक का काफी अच्छा है। बाकी आपको अपने हिसाब से अगर मॉडिफिकेशन करानी है तो आप थोड़े से हैंडल बार राइजर्स वगैरह लगा के इसको और ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं, और सीट में भी आप चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करेंगे इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में कि ये बाइक कितना भागती है। तो गाइज Honda CB200X जो है वो 184 सीसी इंजन के साथ आती है, जो लगभग आपको 17 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है, और जो कंपनी इसकी टॉप स्पीड क्लेम करती है वो है 129 130 की। और मैंने भी जो इसको टॉप स्पीड तक चलाया जब मैं सोलो राइड कर रहा था, मतलब अकेला था विदाउट माई लगेज, तो उसमें मैंने इसको 128 127 के अराउंड खींचा था, यही यमुना एक्सप्रेस वे पे। और जब मैंने राइड में अपने लगेज के साथ और पिलियन के साथ जब इसको राइड किया है तो ये आराम नो डाउट 125 तक भी जाती है, अगर आप सही से खींच सकते हैं इस बाइक को तो। हाँ, लेकिन 115 110 के बाद आपको इसमें हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी, बट मेरे हिसाब से इनफ है यार। 100 से 110 के बीच में आप हाईवे पे क्रूज करोगे, इससे ऊपर नहीं जाओगे। और 100 तक तो ये बाइक में, मतलब 100 110 तक तो आपको इतनी सी भी वाइब्रेशन फील नहीं होगी। और साथ में अगर आपके लगेज वगैरह है तो बिल्कुल भी फील नहीं होगी, शायद 125 पे भी, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं मिला है इसकी स्पीड को लेकर। मतलब अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं तो इसको 100 से 110 के बीच में प्यार से क्रूज कर सकते हैं। तो गाइस जो इस बाइक में ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है वो है इसके नकल गार्ड जो आते हैं, और इसमें इंडिकेटर जो है ना इनबिल्ट है, मतलब कंपनी की तरफ से। तो ये जो है ना मुझे इस बाइक का सबसे प्यारा पार्ट लगता है। मतलब ये इस बाइक की लुक को इतना एनहेंस कर देता है। मैं कभी भी इसको पेट्रोल भरवाने के लिए ले जाता हूँ या बाहर जब लोग देखते हैं ना, तो हर कोई यही पूछता है भाई ये नकल गार्ड कहाँ से लगा है। उन्हें ये लगता है कि शायद ये मैंने मॉडिफिकेशन करवा रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनी फिटेड ही आते हैं, और ये नकल गार्ड आपको देखने में शायद लग सकता है कि हल्के हैं, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है गाइस। इसमें ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता कि ये टूट जाए एक बार इजीली। कुल मिला के मुझे काफी अच्छी लगी ये चीज। और गाइस अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स की। तो गाइस इसका जो फ्रंट डिस्क है वो मैं कहूंगा काफी सफिशिएंट है। मतलब आपको प्रॉपर ब्रेकिंग देता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी बाइक 100 और 110 पे भी अच्छे खासे डिस्टेंस पे रुक जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस आपको फ्रंट वाली डिस्क में मिलता है। हाँ, मैं कहूंगा इसका रियर ब्रेक जो है, रियर डिस्क ब्रेक जो है वो काफी खराब है। मैं कहूंगा कि इस बाइक की कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ अपना 50% काम ही करते हैं। तो यस, वहां पे गुंजाइश थी कि ये काफी बेटर जो है इसके रियर डिस्क ब्रेक हो सकते थे। और अब मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट शॉकर्स की। तो गाइज इसका जो सस्पेंशन है
वो काफी अच्छा है। फ्रंट सस्पेंशन जो है इसका काफी स्मूथ है, कहीं पे भी आपको स्टिफनेस या वो रिजिडनेस फील नहीं होगी। तो कभी भी आप ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे या छोटी मोटी उबड़ खाबड़ ट्रेल पे भी आप चलाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब बड़े प्यार से बड़े आराम से ही अपना काम करती है। और गाइस अब मैं बात करूं अगर इसके रियर शॉकर्स की, तो इसके रियर शॉकर्स में मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा गुंजाइश थी काम करने की। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने ये बाइक ली थी ना तो इसके रियर शॉकर्स जो है काफी अच्छे थे, स्मूथ थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे पिलियन के साथ भी। बट अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो इसके शॉकर हैं वो थोड़े स्टिफ होते जा रहे हैं। तो यस, मैं कहूंगा कि बैक वाला शॉकर मुझे इतना अच्छा इसका नहीं लगा, उसमें काफी ज्यादा जरूरत थी होंडा को काम करने की। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की और टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो गाइज होंडा CB200X आती है 12 लीटर के टैंक के साथ, जिसमें कि 2 लीटर पेट्रोल जो है वो आपका रहता है रिजर्व में। तो 10 लीटर में ये आपका 400 किलोमीटर तो आराम से कवर करेगी 40 की एवरेज के हिसाब से। तो 12 लीटर का इसका टैंक आता है। और गाइज अब बात करते हैं इस बाइक के टायर्स की। तो गाइस इस बाइक के टायर्स जो हैं वो है डुअल पर्पस टायर, मतलब ऑन रोड और ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट टायर इसमें लगे हुए हैं। टायर इसमें लगे हुए आते हैं MRF के, और मैं कहूंगा कि यार सही मायनों में ये डुअल पर्पस टायर्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसको सिटी में कम्यूट करने में या फिर हाईवे पे या फिर ऑफ रोडिंग करने में भी। तो ये अच्छे से आपको ग्रिप देते हैं, अच्छे से आपको वो कंफर्ट देते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है राइड कर सकें। क्योंकि मैंने इसको बरसात में भी चलाया, वो भी उत्तराखंड की बरसात में, तो वहां पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवन ये थोड़ा सा मडी जो कीचड़ वगैरह होता है ना उसमें भी बड़े प्यार से चलती है और निकल जाती है आराम से। ओके, अब बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस जो हैं इस बाइक में कराई हुई हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशंस के बारे में भी आप लोग काफी ज्यादा क्वेश्चंस मुझे करते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि भाई ये कहाँ से लगवाया, ये कहाँ से लिया, ये कैसे मिलेगा। उसका रिप्लाई मैं आपको टाइम टाइम पे करता रहता हूँ। तो अब मैं आपको बताया तो मैंने अपनी बाइक में टोटल क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखी हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने बाइक को आते ही लगवाया था इसमें ये क्रैश गार्ड, जो कि कस्टम बिल्ट है। ये मैंने लगवाया था करोल बाग से और ये स्पेशली इसी बाइक के लिए बना है। तो ये जो क्रैश गार्ड आप देख रहे हैं ये काफी हेल्पफुल रहता है कि जब आपकी बाइक कभी ऑफ रोडिंग वगैरह में इधर से गिर जाए तो ये जो आपके मेन पार्ट्स है ना इस बाइक के जो भी, उनको बचा लेता है। तो ये मुझे काफी इफेक्टिव लगा था, इसीलिए मैंने आती बाइक पे सबसे पहले यही लगवाया था। तो यस, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग भी अगर बाइक लेने की सोच रहे हैं तो लेते ही ये जरूर लगा लेना। और इस दूसरी मॉडिफिकेशन जो मैंने इसमें कराई है वो है इसकी लाइट्स की। तो मैंने आपको बताया था हाईवे के लिए इसकी लाइट्स आपको कम लगेंगी, तो इसलिए मैंने इसमें ये HJG की फॉग लाइट लगवाई हुई है। और ये लाइट्स भी मैंने करोल बाग से ही लगवाई थी। तो ये HJG की ओरिजिनल फॉग लाइट है और काफी अच्छी है। मैं एक बार जला के दिखाता हूँ आपको दिन में भी इसकी रोशनी कितनी है ना ये पता चलेगा। तो ये है इसका अपर बीम व्हाइट वाला जो आप देख रहे होंगे। और गाइस ये है इसका फॉग लैंप या लोअर बीम जिसको आप बोलते हैं। तो ये जब मैंने सर्दियों में राइड की थी ना, कोहरे में धुंध में हम चकराता गए थे, इसने काफी अच्छा सपोर्ट दिया था। मतलब रात को जो हम बाइक चला रहे थे ना, मतलब अगर आप लाइट बंद कर दो ना तो इसकी विजिबिलिटी हार्डली मतलब हम देख पा रहे थे जैसे 10-20 फीट, और इसको जलाने के बाद आराम से 40-50 फीट तक आप देख सकते हो। तो लाइट की मॉडिफिकेशन इस बाइक में बहुत जरूरी है। और तीसरी मॉडिफिकेशन जो मैंने इसमें कराई थी वो इसमें मैंने लगाया था ये मोबाइल माउंट विद चार्जर। इसमें 5 वॉट का चार्जर लगा हुआ है। तो यस, ये मोबाइल माउंट मैंने लगाया था क्योंकि कभी आपको GPS वगैरह देखना है, गूगल मैप लगाना है तो काफी ईजी हो जाता है। उसके बाद जो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कराई, जो कि मैंने अभी रिसेंटली कराई है 1-2 महीना पहले, वो मॉडिफिकेशन है गाइज ये जो इसका सैडल स्टे, जिस पे हम टॉप बॉक्स माउंट कर सकते हैं और इस पे हम अपना सैडल स्टे लगा सकते हैं, या फिर आप सैडल बॉक्स लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। तो यस, ये मैंने मंगाया था लेजेंडरी कस्टम बिल्ड से और ये भी स्पेशली इसी बाइक के लिए डिजाइन है। और ये पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी वगैरह जो है ना काफी अच्छी है। तो ये आपका सैडल बैग्स वगैरह या सामान इजीली कैरी कर सकते हो आप इसको लगाने के बाद। और इसके ऊपर भी चाहे तो आप टॉप बॉक्स लगवा लो, नहीं तो आप अपना कोई भी बैग वगैरह लेके आराम से निकल सकते हो लॉन्ग राइड। और गाइस अंत में हम बात करेंगे इस बाइक की प्रॉब्लम्स के बारे में कि इन 10,000 किलोमीटर के अंदर में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ी है या क्या क्या दिक्कतें इसमें आई हैं। क्योंकि कोई भी बाइक लेता है यार तो सबसे पहले यही सोचता है कि ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इस बाइक में। तो मैं बता दूं गाइस, सबसे पहले जब मैंने ये बाइक ली थी तो मुझे पहले ही महीने में जो प्रॉब्लम आई थी वो थोड़ी सी एवरेज की आई थी। एवरेज जो है बाइक कम देने लगी थी। तो वो दिक्कत क्या हुई थी कि मैं इसको लेके उत्तराखंड गया था, ऋषिकेश वगैरह।
तो वहां पे जो है ना मुझे XP95 पेट्रोल या पावर पेट्रोल जो होते हैं हाई ऑक्टेन वाले वो नहीं मिला था। तो मैंने नॉर्मल पेट्रोल इसमें डलाया था। तो उसके बाद जो है इसमें एक फ्यूल फिल्टर लगता है गाइस, उसमें काफी कचरा जमा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे वो फ्यूल फिल्टर चेंज कराना पड़ा था। और आप लोगों को भी बार बार वो फ्यूल फिल्टर चेंज कराना पड़ेगा अगर आप इसमें नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं तो। मतलब मुझे जो सबसे बड़ी इस बाइक की प्रॉब्लम लगी वो यही है कि इसमें आप सिर्फ पावर पेट्रोल ही डलवा सकते हो, नॉर्मल पेट्रोल डलवाते इसका फ्यूल फिल्टर जो है दिक्कत देने लगता है और वो प्रॉब्लम आती है फिर आपकी एवरेज। ओके, इस दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसमें आई थी, जिसको हमें ढूंढने में कम से कम 1 महीना लग गया था, उस प्रॉब्लम के लिए 3 बार ये बाइक जो है सर्विस सेंटर गई थी। मैंने वीडियो भी बनाई थी जो मेजर प्रॉब्लम इसमें आई थी। मतलब उनके मैकेनिक्स भी जो है ना, जो इसके स्पेशलिस्ट है, वो भी नहीं ढूंढ पा रहे थे आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो ये कभी मीटर में दिक्कत दे रहा था, कभी इसका मीटर पूरा नहीं आ रहा था, कभी लाइट में दिक्कत दे रहा था, कभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे रहा था। तो इसकी काफी सारी चीजें उन्होंने खोली देखी, लेकिन सब चीजें ठीक थी। 1 महीने बाद जाके पता चला कि मेन इशू जो है वो है इसका बैटरी में। मतलब बैटरी पावर वगैरह सब चीज सही दिखा रही थी, बट पता नहीं क्यों ड्रेन हो रही थी, बार बार चार्ज होती फिर ड्रेन हो जाती थी, जिसकी वजह से बाइक को पावर इनफ नहीं मिल रही थी। तो यस, फिर हमने इसकी बैटरी चेंज करी और बैटरी चेंज करने के बाद इस बाइक ने अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। और गाइस, इसमें लास्ट और तीसरी जो मेजर प्रॉब्लम मुझे आई थी वो थी ना, इस बाइक में एक यहाँ पे एक इसकी पावर रिले होती है, इतना बड़ा सा एक पार्ट होता है, मुझे भी एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पावर रिले बोलते हैं या फिर और कुछ भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे वो पार्ट लगता है जो कि पूरी बाइक में जो है आपकी पावर सप्लाई करता है। तो इसका वो पार्ट खराब हो गया था। वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि हम खराब बैटरी काफी टाइम तक चलाते रहे थे, तो वो पावर जो है डिसबैलेंस हो रहा था या कम ज्यादा हो रहा था, जिस वजह से वो पार्ट जो है खराब हो गया था। तो वो पार्ट करीब आता है 4 से 5 हजार रुपए का, लेकिन मेरी बाइक जो है अंडर वारंटी है 5 साल के लिए, तो वो उसी में चेंज हुआ था। तो यस, एक वो पार्ट मैंने और चेंज करवाया था। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम जो अभी तक मुझे इस बाइक के साथ आई है वो मैंने आपको बता। तो गाइज, ये था मेरा Honda CB200X का 10,000 किलोमीटर का ओनरशिप लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो गाइज, क्या क्या अच्छी बातें इस बाइक की थी, क्या क्या मुझे पर्सनल इस बाइक में पसंद है, क्या क्या बुरी बातें थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, सब चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस और इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो गाइज, मैं इस बाइक को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हूँ। मतलब एक होता है ना जो आपकी ड्रीम बाइक होती है, तो वैसे मेरी ड्रीम बाइक अलग है, जैसे 1250 वगैरह, वो भी लेंगे कभी भगवान ने चाहा तो। लेकिन फिलहाल के लिए हमें एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसपे यार हम लॉन्ग टूरिंग वगैरह कर सके, क्योंकि कीड़ा मेरे में ट्रैवल का बहुत पहले से है। मैं अपनी 100 सीसी की बाइक लेके कहीं भी निकल जाता था, तो ये तो फिर उसके मुकाबले जहाजी आप कह सकते हो। काफी कंफर्ट है इसमें, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, टॉप स्पीड अच्छी है। तो यस, पहले हम 70-80 पे क्रूज करते थे, अब हम 100-120 पे इजीली क्रूज करते हैं। तो ओवरऑल मेरा इस बाइक को लेकर एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। 1-2 प्रॉब्लम्स आप छोटी मोटी हटा दो, वो हर बाइक्स में होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज, ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही जल्द मिलेंगे आप सबसे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।